नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। एक ऐसी योजना को लेकर जिससे देश के लाखों बुजुर्गों की जिंदगी जुड़ी हुई है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो सवाल आपके मन में है, जो भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं और जो सच्चाई सरकार की तरफ से सामने आई है, उन सब को आज हम एक एक करके बहुत आराम से बिल्कुल साफ शब्दों में समझने वाले हैं। आज हर ईपीएस 95 पेंशनर यही पूछ रहा है कि क्या पेंशन बढ़ेगी, क्या 1000 की जगह 7500 रुपये मिलेंगे, क्या सरकार सच में कुछ करने जा रही है या फिर हर बार की तरह सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। दोस्तों, ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है क्योंकि 1000 की पेंशन में आज के ज़माने में दवा, राशन, बिजली, पानी कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशन आज देश का एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने अपनी जवानी फैक्ट्रियों, कंपनियों और दफ्तरों में देश की सेवा करते हुए गुजार दी। हर महीने उनकी सैलरी से पैसा कटा, नियोक्ता की तरफ से भी पैसा गया, सरकार की तरफ से भी एक तय हिस्सा आया और भरोसा ये दिलाया गया कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलेगी ताकि आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन आज ज़मीनी हकीकत ये है कि वही पेंशन 1000 रुपये पर आकर अटक गई है और पिछले 10 साल से उसमें कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज अगर हम सच्चाई की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पाने वाले ज़्यादातर पेंशनर्स को 1000 से 1500 रुपये के बीच ही पेंशन मिल रही है, कुछ को इससे भी कम मिलती है। अब आप खुद सोचिए, जब महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही हो तब 1000 की पेंशन का क्या मतलब रह जाता है। यही वजह है कि देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, न्यूनतम पेंशन कम से कम 7500 रुपये की जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। सरकार की तरफ से जब जब इस सवाल पर जवाब आया है तब तब एक ही बात दोहराई गई है कि ईपीएस फंड की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। सरकार ये कहती है कि ईपीएस 95 फंड में एक्चुएरियल डेफिसिट है, यानी भविष्य में जितने पेंशनर्स होंगे, जितनी पेंशन देनी पड़ेगी, उसके मुकाबले फंड में पैसे कम पड़ सकते हैं। लेकिन पेंशनर्स का सवाल ये है कि जब उन्होंने सालों तक योगदान दिया, जब कंपनियों ने योगदान दिया, जब सरकार ने नियम बनाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन सीधे 7500 हो गई, कहीं कहा जा रहा है कि जनवरी से लागू हो गई, कहीं कहा जा रहा है कि बजट में फैसला पक्का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको बहुत साफ साफ समझना होगा कि अभी तक सरकार की तरफ से 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, फाइलें चल रही हैं और पेंशनर्स के दबाव को अब अनदेखा करना आसान नहीं रह गया है। कई बार संसद में सवाल पूछे गए, कई बार श्रम मंत्रालय से जवाब आया और हर बार यही कहा गया कि सरकार पेंशनर्स की स्थिति को समझती है। लेकिन सवाल ये है कि समझने से पेट नहीं भरता, दवा नहीं आती, बिजली का बिल नहीं चुकता। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि सरकार 7500 नहीं तो कम से कम 3000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन पेंशनर्स इसे भी पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है क्योंकि आज की महंगाई में 3000 रुपये भी बहुत सीमित राहत देता है। पेंशनर्स का कहना साफ है, या तो सम्मानजनक पेंशन दो या फिर साफ साफ बता दो कि इस योजना का भविष्य क्या है। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ईपीएस 95 पेंशन कोई मुफ्त की योजना नहीं है, ये कोई सरकारी खैरात नहीं है। ये पेंशन उन पैसों से बनती है जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ने मिलकर जमा किए हैं। इसलिए पेंशनर्स का ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि ये उनका हक है, कोई एहसान नहीं। आज सरकार डिजिटल सिस्टम की बात कर रही है। सीपीपीएस यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लाया जा रहा है जिससे पेंशन कहीं से भी मिल सके। ये कदम अच्छा है, लेकिन असली सवाल पेंशन की रकम का है, सिस्टम का नहीं। अगर सिस्टम शानदार हो और खाते में पैसे ही ना हो तो उस सिस्टम का क्या फ़ायदा। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगर हम आज की स्थिति को ईमानदारी से देखें तो इतना साफ है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
बजट नजदीक आते ही ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ता है। यूनियनें सक्रिय हैं, पेंशनर्स संगठन मैदान में हैं और राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि जब तक कोई लिखित आदेश, गजट नोटिफिकेशन या आधिकारिक घोषणा नहीं आती, तब तक किसी भी पेंशन बढ़ गई वाले दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस चैनल का मकसद आपको उम्मीद बेचना नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाना है। अगर आप EPS 95 पेंशनर हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जानकारी अपडेट रखें, अफवाहों से बचें और संगठित तरीके से अपनी मांग रखें। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सही, सटीक और बिना झूठ फरेब की जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में EPS 95 को लेकर हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर कोई इंसान 25-30 साल नौकरी करता है, फैक्ट्री की मशीनों के बीच पसीना बहाता है, प्राइवेट नौकरी की अनिश्चितता झेलता है, तब जाकर रिटायर होता है और उसे बदले में सिर्फ 1000 रुपये महीना मिलता है, तो उस इंसान के मन में क्या गुजरती होगी। आज EPS 95 पेंशन सिर्फ एक योजना नहीं रह गई है, ये सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में EPS 95 पेंशनर्स बार बार सड़कों पर उतरते दिखाई देते हैं, कभी दिल्ली में, कभी राज्यों की राजधानियों में, कभी श्रम मंत्रालय के बाहर। सरकार जब कहती है कि EPS फंड में पैसे की कमी है, तो पेंशनर्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये कमी उनकी वजह से है? क्या उन्होंने कम योगदान दिया था? क्या उन्होंने नियम तोड़े थे? जवाब है नहीं। नियम सरकार ने बनाए, वेतन सीमा सरकार ने तय की, योगदान का फॉर्मूला सरकार ने तय किया। तो अगर आज फंड कमजोर है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी सिस्टम की बनती है जिसने इसे डिजाइन किया था। यही बात पेंशनर्स बार बार उठाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी पूछते हैं कि EPS 95 पेंशन बढ़ाने में सरकार को इतनी परेशानी क्यों है, जबकि दूसरी योजनाओं में हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं। पेंशनर्स का तर्क सीधा है, जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तब उन लोगों के लिए कुछ हजार करोड़ निकालना इतना मुश्किल क्यों है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय देश के उद्योगों को दिया। कई बार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि EPS 95 पेंशन एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी जितना फंड में है उसी हिसाब से पेंशन दी जा सकती है। लेकिन पेंशनर्स ये कहते हैं कि सरकार इसमें सीधा योगदान भी देती है, और अगर सरकार चाह ले तो इस योजना को सामाजिक सुरक्षा की तरह मजबूत बना सकती है। यही वजह है कि EPS 95 पेंशन को लेकर उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो हर EPS 95 पेंशनर को समझनी चाहिए, आने वाले समय में पेंशन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सरकार इस योजना में कुछ तकनीकी बदलाव जरूर कर रही है, जैसे पेंशन भुगतान को पूरी तरह केंद्रीकृत करना, बैंक बदलने की प्रक्रिया आसान करना, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देना। ये बदलाव अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ सुविधा से जुड़े हैं, मूल समस्या का समाधान नहीं है। मूल समस्या है पेंशन की राशि। बहुत सारे पेंशनर्स ये भी पूछते हैं कि क्या भविष्य में नए पेंशनर्स को ज़्यादा पेंशन मिलेगी और पुराने पेंशनर्स को कम। इस पर अभी कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन इतिहास यही बताता है कि सरकार जब भी कोई संशोधन करती है तो वो सभी पर लागू करने की कोशिश करती है। हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी बन सकती हैं, ये बात भी नकारा नहीं जा सकती। आज EPS 95 पेंशन को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है अफवाहें। कोई कहता है पेंशन बढ़ गई, कोई कहता है फाइल पास हो गई, कोई कहता है कल से लागू है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि पेंशनर्स किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जब तक सरकार की तरफ से लिखित आदेश नहीं आता, तब तक कोई भी दावा पक्का नहीं माना जाना चाहिए। इसी वजह से इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि आपको वही बताया जाए जो सच में सामने आया हो। दोस्तों, अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो EPS 95 पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा उन युवाओं को भी प्रभावित करता है जो आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज पेंशन सिस्टम कमज़ोर है तो कल इन्हीं युवाओं को भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए EPS 95 पेंशन की लड़ाई सिर्फ आज के पेंशनर्स की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर सरकार EPS 95 पेंशन को समय रहते मजबूत नहीं करती तो भविष्य में ये योजना और कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए अभी फैसला लेना ज्यादा सही है, बजाय इसके कि समस्या को और टाला जाए। यही बात पेंशनर संगठनों ने भी सरकार के सामने रखी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना चाहिए।
पेंशनर्स के लिए सबसे जरूरी है कि वे एकजुट रहें, सही जानकारी रखें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहें। वहीं सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस मुद्दे को सिर्फ आंकड़ों और फाइलों तक सीमित ना रखे, बल्कि उन चेहरों को देखें जो इस पेंशन पर निर्भर हैं। इतना जरूर कह सकता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब दबा हुआ नहीं है। ये मुद्दा जिंदा है, चर्चा में है, और जितनी ज्यादा आवाज उठेगी उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि कोई ठोस फैसला आए। यही वजह है कि इस चैनल पर हम इस विषय को लगातार उठाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय पर मिले, बिना घुमाए फिराए, बिना डराए, बिना झूठी सुर्खियां बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस शहर या किस राज्य से हैं, ताकि आपकी आवाज और मजबूत हो। अब जरा उस मानसिक स्थिति को समझिए जिसमें आज का ईपीएस 95 पेंशनर जी रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान को आराम की जरूरत होती है, तब उसे हर महीने हिसाब लगाना पड़ता है कि कौन सी दवा छोड़नी है, किस बिल को बाद में देना है और किस जरूरत को नजरअंदाज करना है। 1000 रुपए की पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उस असुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है जिसमें लाखों बुजुर्ग जी रहे हैं। यही वजह है कि जब भी पेंशन बढ़ाने की कोई खबर आती है, चाहे वो पक्की हो या अफवाह, पेंशनर्स की उम्मीदें तुरंत जाग जाती हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने भी देखा होगा कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर खबरों की बाढ़ आ गई है। कोई कहता है कि फाइल ऊपर पहुंच गई है, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हो चुकी है, कोई कहता है कि अगला बजट आते ही फैसला हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की तरफ से अब तक जो भी बयान आए हैं, उनमें शब्द बहुत संभल संभल कर चुने गए हैं। कहीं भी साफ साफ ये नहीं कहा गया कि मिनिमम पेंशन बढ़ाई जा रही है, बल्कि हर बार यही दोहराया गया कि मामला विचाराधीन है। और यही विचाराधीन शब्द पेंशनर्स को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि पिछले 10 साल से यही शब्द सुनते सुनते कई पेंशनर्स इस दुनिया से चले भी गए हैं। उनके लिए अब कोई फैसला मायने नहीं रखता, लेकिन जो आज जिंदा हैं, उनके मन में डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। इसी डर की वजह से ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा भावनात्मक भी है और सामाजिक भी। अब एक और पहलू समझना जरूरी है। सरकार जब ईपीएस फंड की बात करती है तो अक्सर ये बताया जाता है कि योगदान केवल 15,000 रुपए की सैलरी तक ही माना जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी ने जिंदगी भर अच्छी सैलरी पाई हो, लेकिन ईपीएस में उसका योगदान सीमित रहा। यही वजह है कि पेंशन की राशि भी सीमित रह गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के समय में भी उसी पुराने फॉर्मूले पर चलना सही है? पेंशनर्स का मानना है कि नियम बदले जा सकते हैं, जैसे बाकी योजनाओं में बदले गए हैं। कई बार ये तर्क भी दिया जाता है कि अगर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाई गई तो सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर्स ये कहते हैं कि ये बोझ नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। जब सरकार किसानों के लिए योजनाएं लाती है, युवाओं के लिए योजनाएं लाती है, तो बुजुर्गों के लिए भी सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए। और ईपीएस 95 पेंशन उसी सम्मान का सवाल है। अब बात करते हैं उस उम्मीद की जो अभी भी जिंदा है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ कागजों में नहीं है, ये संसद में उठ चुका है, मीडिया में चर्चा में है, और सबसे बड़ी बात, पेंशनर्स खुद संगठित हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में बैठकों का आयोजन हो रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और ये संदेश साफ दिया जा रहा है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। कुछ पेंशनर्स ये भी कहते हैं कि अगर सरकार पूरी तरह 7,500 रुपए नहीं दे सकती, तो कम से कम पेंशन को ऐसी व्यवस्था से जोड़ दे जिससे हर साल उसमें अपने आप बढ़ोतरी हो, यानी महंगाई बढ़े तो पेंशन भी बढ़े। इससे पेंशनर्स को हर साल सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मांग बहुत व्यवहारिक है। अभी कहानी में और भी बहुत कुछ है, बहुत से सवाल हैं, बहुत से पहलू हैं जिन पर बात होनी बाकी है। ये लड़ाई अभी रुकी नहीं है, और जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी। अब जरा उस चुप्पी पर ध्यान दीजिए जो अक्सर सरकार और सिस्टम की तरफ से दिखाई देती है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, कुछ दिन खबरें चलती हैं, बयान आते हैं, और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। लेकिन पेंशनर की जिंदगी में वो शांति नहीं आती। उसके लिए हर महीना वही सवाल लेकर आता है। इस बार दवाइयों का खर्च कैसे निकलेगा? इस बार बच्चों से पैसे मांगू या नहीं? इस बार बिजली का बिल कैसे चुकाऊं? यही वो सच्चाई है जो अक्सर आंकड़ों और फाइलों में दब जाती है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक और सच्चाई है जिस पर कम बात होती है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 70-75 साल से ऊपर हो चुकी है। उनके लिए समय बहुत कीमती है। वे ये नहीं चाहते कि कोई समिति बने, फिर रिपोर्ट आए, फिर विचार हो। वे चाहते हैं कि उनके जीते जी कोई फैसला हो, ताकि कम से कम बुढ़ापे के आखिरी साल थोड़ी इज्जत और सुकून के साथ कट सकें। यही भावनात्मक पहलू इस मुद्दे को और गंभीर बना देता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि जब
पेंशनर्स अपनी मांग को जोर से रखते हैं तो कुछ लोग उन्हें ये कहकर चुप कराने की कोशिश करते हैं कि आप तो पहले से पेंशन ले रहे हैं और क्या चाहिए। लेकिन ये सोच बहुत गलत है। पेंशन कोई दान नहीं है, ये उस मेहनत की कीमत है जो इन लोगों ने अपने पूरे जीवन में चुकाई है। और अगर वो कीमत आज के समय में नाकाफी हो गई है तो उसे ठीक करना सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब जरा भविष्य की तरफ देखिए। आज जो युवा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वे भी EPS 95 के दायरे में आते हैं। अगर आज इस योजना को मजबूत नहीं किया गया तो कल यही युवा भी उसी स्थिति में होंगे जिसमें आज के पेंशनर्स हैं। इसलिए EPS 95 पेंशन का सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये आने वाले कल का भी सवाल है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर समाज के हर वर्ग को सोचने की जरूरत है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो EPS 95 पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है, यानी एक साथ 7,500 रुपए न सही लेकिन हर साल ठोस बढ़ोतरी की जाए ताकि कुछ सालों में पेंशन सम्मानजनक स्तर तक पहुंच सके। इससे फंड पर अचानक बहुत बड़ा दबाव भी नहीं पड़ेगा और पेंशनर्स को उम्मीद भी मिलेगी। लेकिन अभी ये सब सुझावों और चर्चाओं तक ही सीमित है। दोस्तों, जब हम बजट की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े आंकड़े सुनने को मिलते हैं। लाख करोड़ करोड़ों की योजनाएं, भारी भरकम घोषणाएं, उन सब के बीच EPS 95 पेंशन का मुद्दा छोटा लग सकता है, लेकिन जिनकी जिंदगी इस पर टिकी है उनके लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि सरकार बजट में सिर्फ बड़ी घोषणाएं न करे बल्कि उन लोगों को भी देखे जिन्होंने चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में योगदान दिया है। अब यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। EPS 95 पेंशन को लेकर जो लड़ाई चल रही है वो किसी एक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं है। ये एक सिस्टम की खामी को सुधारने की मांग है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन पेंशनर्स की समस्या वही रहती है। इसलिए इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। इस चैनल पर हम बार बार यही कोशिश करते हैं कि आपको भावनाओं में बहाकर नहीं बल्कि सच्चाई के साथ जोड़े रखें। अगर कल सरकार की तरफ से कोई ठोस घोषणा आती है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे, और अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है तो हम उसे भी साफ करेंगे, क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स को सबसे ज्यादा नुकसान गलत जानकारी से होता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज ये आवाज दब गई, अगर आज ये मुद्दा ठंडा पड़ गया तो क्या कल कोई सुनेगा? शायद नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप जुड़े रहें, सवाल पूछते रहें और सही जगह अपनी बात रखते रहें। ये लड़ाई अकेले किसी एक पेंशनर की नहीं है, ये लाखों लोगों की साझा लड़ाई है। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आप सच में चाहते हैं कि EPS 95 पेंशन पर सरकार ध्यान दे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आवाज बड़ी होती है तभी सिस्टम तक पहुंचती है। लाइक करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में अपनी राय लिखें। आप क्या चाहते हैं, आपकी उम्मीद क्या है? EPS 95 पेंशन का मुद्दा आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो ही रास्ते निकलते हैं। या तो सरकार समय रहते ठोस फैसला ले और इस योजना को सम्मानजनक बनाए, या फिर ये मुद्दा और बड़ा होकर सामाजिक असंतोष का रूप ले ले। पेंशनर्स यही चाहते हैं कि पहला रास्ता चुना जाए।